बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। बतरूश जब खामोश हुआ तब का बिन आमर कहने लगा, खैरुद्दीन बारबरूसा और उसके साथियों के लिए यह बड़ा नाजुक वक्त होगा। अगर चार्ल्स खुद बैरी बेड़ों की कमानदारी करते हुए उनके मुकाबिल जाता है तो तुर्की के सुल्तान सुलेमान को भी भरपूर अंदाज में खैरुद्दीन बारबरूसा की पुश्तपनाही करना चाहिए। जवाब में बतरूश ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मेरे मोहतरम तुर्कों के पास इससे पहले कोई बहरी बेड़ा ना था और ना ही उनकी ज़रूरत थी। उनके पास जितने जहाज़ थे बारबरूसा के हवाले कर दिए गए हैं और ये कुल 84 जहाज़ हैं। उनमें से भी कुछ नाकारा हैं। ताहम ये भी सुनने में आया है कि सुल्तान सुलेमान अनकरीब पूरे यूरोप के अंदर खुश्की में अपनी मुहिमों की इब्तदा करेगा, इसलिए कि चार्ल्स के भाई फरोलंदा ने, जो ऑस्ट्रिया का हुक्मरान है, अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए हंगरी पर कब्जा कर लिया है। ये भी सुना गया है कि सुल्तान फरोलंदा से हंगरी को खाली कराना चाहता है। बहरहाल देखें वक्त क्या रंग दिखाता है और कैसे खैरुद्दीन बारबरूसा आसान तरीके से चार्ल्स और उसके बहरी बेड़ों से निपटेगा। यहाँ तक कहने के बाद बतरूश खामोश हुआ, फिर अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, इस वक्त सबसे पहले अहम मामले जो हमने तय करने हैं वो ये कि हम लोग साहिल की तरफ कैसे रवाना होंगे। मैं चाहता हूँ हम लोग इकट्ठे ना जाएं। मैं और मंजर बिन जुबैर दोनों आपसे पहले साहिल की तरफ चले जाएं। मैं राबों के भेस की बजाय आम कपड़ों में हूँगा ताकि रात की तारीकी में मुझे कोई देखे तो शक न करे। वहाँ जाकर मैं आम लोगों के सामने नहीं आऊँगा। आमलाओं और माहीगीरों से मंजर बिन जुबैर ही गुफ्तगू करेगा और उन्हें यह कहकर मुतमईन करेगा कि वो रात जाबर बिन मुगीस के झोंपड़ में बसर करेगा, इसलिए कि सुबह ही सुबह उसके कुछ जानने वाले समंदर पार उससे मिलने के लिए आएंगे। इस तरह वो माहीगीरों और मलाओं को मुतमईन करके मेरे साथ झोंपड़े में आप सबके आने का इंतज़ार करेगा। मैं अपना चेहरा ढांप कर रखूँगा ताकि कोई मुझे पहचान न ले। गो वो सारे माहीगीर और मलाह हमारे राजदान हैं। उन्हीं के ज़रिए हम यहाँ से बेबस और मजलूम मुसलमानों को अफ्रीका की तरफ रवाना करते हैं। लेकिन हसन करसू और मुआज के निकाह का मामला ऐसा संगीन है कि उनको भी इस बारे मालूम नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहने के बाद बतरूश रुका, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब जाता हूँ। जो मामला तय हुआ है उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मैं यहाँ से जाने के लिए लिबास तब्दील करके कुछ वक्त मंजर बिन जुबैर के यहाँ गुजारूंगा। इसके बाद मैं और वो साहिल की तरफ कूच करेंगे। आप भी मुआज और मैसूना और बसीत को लेकर वहाँ पहुँच जाइएगा। इसके साथ ही बतरूश का बिन आमर की हवेली से निकल गया था। रेशम जैसी नींद के खुश रंग बिस्तर बिछाती रात आसमान की नीलगोई पर महताब की रोशनी में नहाए बादलों से गले मिलती सेब के फूलों, चिनारा की कोंपलों को चूमती, चंबेली की महक गुलाब की खुशबू से लुत्फ अंदोज होती, बांसुरी के नगमों की गहरी रफाकत ढलकती बर्फ के हमनवा होकर गाते चश्मों की रवानगी के साथ गुनगुनाती खेतों और पाकिस्तानों की ताबानी में रक्स करती भागती जा रही थी। लोग गहरी नींद सो चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। जाबर बिन मुगीस के झोंपड़ में काब बिन आमर, जुबैर बिन काब, मैसूना, मुआज, बतरूश, मंजर बिन जुबैर बैठे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बार बार सबकी आंखें समंदर की तरफ उठ जाती थी। तेज हवाओं के झकड़ों के बाइस तदबीर का मुज़ायका उड़ाता समंदर मौत की मस्ती में एक तरह खोल उठा था, जैसे उसकी ज़ात के चलमन में किसने आग लगा दी हो। उदास साहिलों की भीगी गोद खोलते समंदर की लहरों के लगातार टकराने से मुसलसल अजाब से दो चार थी। चारों तरफ पेड़ों की सहमी शाखों, शाख शाख लरसते पत्तों, सहमे सहमे पंख पखेरों, भीगी साहिली चट्टानें सराय बेकरां की तरह चुपचाप और खामोश थी। जाबर बिन मुगीस के झोंपड़ में बैठे सब बड़ी बेचैनी से हसन करसू की आमद का इंतजार कर रहे थे। यह बतरूश अचानक चौंक उठा और उन्हें मुखातिब करके कह उठा, करसू आ गया है। सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। झोंपड़े के दरवाजे पर खड़े होकर जब उन्होंने चांदनी में नहाए हुए समंदर की तरफ देखा तो छोटी सी एक कश्ती समंदर सीना और रात का समा चीरती साहिल की तरफ बढ़ रही थी और उसमें सिर्फ 2 अफराद सवार थे। दोनों बड़ी तेजी और ताकत के साथ चप्पू चला रहे थे। झोंपड़े के दरवाजे पर खड़े होकर वो सारा मंजर देख रहे थे, यहाँ तक कि कश्ती साहिल पर आई। फिर उनको देखते ही देखते दोनों कश्तियों से छलांग लगाकर उतरे। कश्ती खींचकर उन्होंने साहिल पर लगा दी। फिर वो जाबर बिन मुगीस के झोंपड़े की तरफ बढ़े। जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा वो दोनों हसन करसू और काकात थे। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी बड़े पुरजोश अंदाज में काब बिन आमर, मगीरा बिन काब
बतरूश मंजर बिन जुबैर से मुसाफिया किया। मैसूना ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ फेरा, जबकि उन सब के पीछे मुआज अपने हुस्न की सारी ताबानी, अपने जमाल के सारे जलवों को समेटती हुई गर्दन झुकाए मुस्कुरा रही थी। तहाँ वो कभी कभी तस्दीदा और चोर निगाहों से हसन करसू की तरफ देखती और लाजमी देखती। सब झोंपड़े में बैठ गई। फिर गुफ्तगू का आगाज काकाद ने किया। मुआज को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मुआज मेरी बहन, जिंदगी के हम सफ़र के लिए तुमने हमारे भाई हसन करसू का इंतखाब किया है, इसलिए कि मैं और मेरे वो साथी जो यहाँ नहीं हैं तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मेरी बहन, रिश्तों और नातों की जो गिरा और अकद लगने जा रही है, उसकी तकमील से पहले मेरी बहन, हकीकत हाल तुम पर वाज़े करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस वक्त मेरा भाई हसन करसू मेरे पैरों में बैठा हुआ है। अगर तुम हालात हमारी ज़िंदगी की नशीबो फराज से वाकिफ़ नहीं हो तो मैं थोड़ी सी तस्वीर सामने रखता हूँ और पेश करता हूँ, ताकि आने वाले दिनों में तुम्हें पछतावे का सामना न करना पड़े। मेरी अजीज़ बहन, हम वो लोग हैं जो लंबी रातों और रोशन दिनों, ना आशना वादियों और अजनबी सफ़र में बादलों के शोर लबों की प्यास बनकर हरूफ हकीकत के मतलाशियों की तरह कज़ा के दर पर दस्तक देती हैं। हम ज़माने के ठुकराए हुए वो लोग हैं जिनकी टूटी हसरतों का तमस्खर मलजगी शाम के जर्द सहरा और दूर तक फैले समंदर भी उड़ाते हैं। मेरी बहन, हम बचपन से समंदर और बहर की गोद में परवरिश पाने वाले हैं। नगमों के बेपनाह लूच, माँ के बोसों की गुदाज नरमियों और जिस्मों पैकर के निगहबान फरिश्तों जैसी ममता से महरूम रहे हैं। हमारे जलते तन मन हमेशा माँ की मोहब्बत भरे अल्फाज को तरसते रहे। समंदर और सहरा के अंदर हवाओं की कैरमानी हो या बर्फ़ की मार, हम ऐसे सारे उनासर को तिफले ओहदान की तरह झटक देते हैं। मेरी बहन, हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अदवार आए हैं। कभी समंदर के अंदर हम ठाटे मारती लहरों की तरह खुश खुर्म होते हैं, कभी नीम और इमली की तशना पत्तों पर प्यासी ख्वाहिशों की तरह उदास और अफसरदा होते हैं। मेरी बहन, जिस ज़िंदगी की इब्तदा करने जा रही हो उसमें दाखिल होने के बाद नामाफिक वक्त के खरोश और मुस्तकबिल के खौफनाक मनाजर, सहरा में बुलबुलाती आवारा बर्क जैसी दुश्मनी और सहार में बीमो रज़ा की कशमकश को देकर कल को तुमने इस रिश्ते से पछताना है तो मेरी बहन, अभी वक्त है। तुम्हारे जो कदम आगे बढ़े हैं उन्हें पीछे ले जाओ और अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खुश खुर्म ज़िंदगी बसर करो। काका जब तक बोलता रहा, मुआज बड़े गौर से उसे सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तब कोहर के बादलों में जलती धमकती चांदनी की तरह उसके होंठों पर दबी हंसी और आंखों में शर्मगी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो कहने लगी, मेरे भाई, जो फैसला मैंने किया है वो सोच समझ कर किया है। आप मेरे मुतल्लिक कोई फिक्र ना करें। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए जिस साथी का एहतमाम किया है उसमें मेरे दिल, मेरे ज़हन की पुकार, मेरे ज़मीर का फैसला बिल्कुल एक है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि ज़ख्म पाँव के छाले लिए मैं खुद एतमादी की धूप की तरह आप लोगों के बीच में खड़ी रहूँगी। मैं जानती हूँ अनजान सफ़र की मुसाफतों में आप लोग अपने खून से सोज़ोगदास के दिए रोशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों के अंदर सूखी कश्त नहर में बिखरती खुशबू की तरह आप लोगों का साथ दूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग अपने वतन के लिए नई रुतों के मुहाफिज, तारीक वसवसों में गम की गठाओं के सामने अपनी कौम और अपनी मिल्लत के निगहबान हैं। मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। इन सारे हालात में मैं अपनी ज़िंदगी के साथी के हमरा, हौसले का शबाब, ख्वाबदीदा चट्टानों का आज़म और रोशनी के मीनार का एतमाद बन कर रहूँगी। काकाद मेरे भाई, ज़िंदगी सिर्फ नरम और नाजुक ख्वाहिश ही नहीं, तब हिद्दत भी है, साज ही नहीं सोच भी है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हालात कैसे ही बुरे क्यों ना हों, बस से बदतर हालात मेरे सामने मौत और कज़ा बन कर खड़े हो जाएं, तब भी मैं जहन की मंडीर पर हुर्फ़ राज की सूरत एक अज़म और इस्तक़लाल के साथ इनका साथ देती रहूँगी। मुआज़ जब खामोश हुई तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए काकाद कहने लगा, मुआज़ मेरी बहन, कसम खुदावंद कद्दूस की, जिन ख्यालात और जिन अफकार की मैं तुमसे तवक्का रखता था तुमने उन्हीं का इजहार किया है। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि अपने अंदर हम तुम्हें ऐसे रखेंगे जैसे एक बागबान फूलों को और ख़ानदान का एक सरबराह अपने ख़ानदान के सारे अफराद को रखता है। खैरुद्दीन बारबरूसा और हमारे दूसरे साथियों के अहले खाना इन दिनों अलजायर में मुकीम है। मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर रहते हुए तुम सुकून और खुशी महसूस करोगी। यहाँ तक कहने के बाद काकाद खामोश हुआ। फिर काब बिन आमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम, जिस काम के लिए आप आए हैं मेरे ख्याल में उसकी तकमील हो जानी चाहिए, इसलिए कि मैं और हसन करसू ज़्यादा देर यहाँ क़याम नहीं करेंगे। जिस मुहिम पर हम निकले हैं वो बड़ी अहम है। काकाद के इन अल्फाज का काब बिन आमर ने कोई जवाब ना दिया।
جواب طلب سے انداز میں اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے منظر بن زبیر اور بطروش کی طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں حرکت میں آئے اور جعفر بن مغیث کے اس جھونپڑے کے اندر حسن کرسو اور معاذ کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد ققاد اپنا منہ حسن کرسو کے کان کے قریب لے گیا اور مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، کرسو میرے بھائی، میں جانتا ہوں ہمارے پاس یہاں قیام کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، لیکن میں معاذ کے علاوہ سب کو جھونپڑے سے باہر لے جاتا ہوں۔ دیکھو اب تم دونوں میاں بیوی ہو، تھوڑی دیر بعد تم نے رخصت ہو جانا ہے۔ رخصت سے پہلے میں چاہتا ہوں تم دونوں میاں بیوی تنہائی میں گفتگو کر لو۔ معاذ کو تمہاری طرف سے جہاں ڈھارس ہوگی وہاں تمہارے عزم اور اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ققاد کی اس گفتگو کے جواب میں حسن کرسو کچھ نہ بولا، بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس پر ققاد اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حسن تم اور معاذ جھونپڑے ہی میں بیٹھو، باقی سب لوگ میرے ساتھ باہر آئیں۔ اس پر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، بطروش، منظر بن زبیر، میسونہ کو لے کر ققاد خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑا سا دور جا کر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگ میری باتوں کا برا نہ مانیے، حسن اور معاذ اب دونوں میاں بیوی ہیں، تھوڑی دیر تک ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو باہر لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے آپس میں باتیں کر لیں۔ ققاد کی اس گفتگو پر کعب بن عامر مسکرایا، کہنے لگا، بیٹے جو کام میں کرنا چاہتا تھا وہ تم نے کر دیا، اگر تم نہ کہتے تو تھوڑی دیر تک میں خود ہی سب لوگوں کو لے کر باہر آنے والا تھا کہ معاذ اور حسن کرسو کو آپس میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف جب سب جھونپڑے سے باہر نکل گئے تھے تب اپنی جگہ سے اٹھ کر حسن کرسو معاذ کے پہلو میں آن بیٹھا تھا۔ اس موقع پر معاذ کا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ پھر معاذ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور چاہت میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، معاذ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں تمہارا شکر ادا کر سکوں کہ تم نے میری زندگی کا ساتھی بننا قبول کیا۔ معاذ گو میں ہر وقت صحراؤں اور سمندروں کے اندر موت اور قضاء سے دست و گریبان رہتا ہوں، پھر بھی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا رخسار گل کے گارا اوزار رنگوں کے خوشتابی جیسا حسن، ظرفشان نظری، تراوت اور تلمسی انداز کا غفرانی جمال میرے لیے اعتماد کا باعث ہوگا۔ تمہارے نرم گلابی ہونٹوں اور شری لبوں کی گفتگو، تمہارے جسم کے جھروں سے جھانکتی مہکتی کلیوں کی خوشبو میرے عزم سمیم کا باعث ہوگی۔ باہر کے موسموں میں تازہ کھلے پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی تمہاری خوبصورتی مجھے احساس دلاتی رہے گی کہ جہاں میں نے موت سے دست و گریبان ہونا ہے وہاں میں نے کسی کے لیے اپنے رکھوالے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو جب خاموش ہوا تب معاذ چونکہ اب حسن کرسو کی بیوی تھی، کسی قدر بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حسن کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، اس کی پشت کو بوسہ دیتے ہوئے پھر اپنی شریں آواز میں کہنے لگی، آپ پہلے شخص ہیں جس نے میرے سامنے محبت اور چاہت کا طوفان کھڑا کر کے میری کماری سانسوں میں جھانکا تھا۔ گو میں نے آپ کو دیکھا نہ تھا، پھر بھی میں اندازہ اور ہماور رہ کر آپ کی محبت کی لذت سے سرشار ہو گئی تھی۔ اب ان طلسمی فضاؤں میں آپ میرے ذہن اور قلب کی آسودگی ہیں۔ میں جانتی ہوں تھوڑی دیر تک آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں گے۔ رخصت سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں عام عورتوں کی طرح ہجر و فراق کے گیت گا کر بھیگی پلکوں کی تحریروں کے ساتھ آپ کی آمد کا انتظار نہیں کروں گی۔ میں جبل البشرات کی کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر خواہشوں کے بے برق اشجار کی طرح آپ کی راہ بھی دیکھوں گی اور مہکتے دیکھتے خلوص کے ساتھ آپ کی کامیابیوں کی، آپ کی فوز مندیوں کے لیے دعائیں بھی مانگتی رہوں گی۔ حسن کرسو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، معاذ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھایا اور پھر کہنے لگا، تمہاری دعاؤں کے جواب میں ہمیشہ میں تمہارا ممنون اور شکر گزار رہوں گا۔ اس کے بعد معاذ کا ہاتھ تھامے حسن کرسو جھونپڑے سے نکلا۔ جھونپڑے سے باہر نکل کر اس نے معاذ کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر دھیمی سی آواز میں اس نے ققاد کو پکارا۔ اس پکار کے جواب میں ققاد اور باقی سب لوگ ان کے قریب جھونپڑے کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حسن کرسو نے ققاد کو مخاطب کیا، میرے بھائی اب کوچ کریں، ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہمارے منتظر ہوں گے، قبل اس کے کہ سمندر کے اندر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہمیں فوراً ان کے پاس جانا چاہیے۔ ققاد نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں باری باری سب ملے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ چپو کو حرکت میں لائے اور کشتی کو سمندر کی طرف لے جانے لگے۔ جب تک رات کے دامن پر پھیلی چاندنی میں کنارے پر کھڑے ان سب کو ققاد اور حسن کرسو کی کشتی دکھائی دیتی رہی، وہ وہاں کھڑے رہے۔ جب کشتی سمندر کی کوکھ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تب وہ بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس بستی کی طرف جا رہے تھے۔